पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे शवगृह में काम करने वाला अंकित, जो कि भूत प्रेतों पर जरा भी विश्वास ना करता था, एक अधेड़ उम्र के आदमी की रूह से परेशान है। मौशरी में हुए हादसे से डरा हुआ अंकित जब अपने घर पहुंच बेड पर सोने लेटता है, तब उसे एहसास होता है कि आज घर पर वह अकेला नहीं, मगर कोई बिन बुलाया मेहमान उसके घर में घुस चुका है। आंखें खोलने पर उसे एक अधेड़ इंसान की जली कटी छवि दिखाई देती है। आदमी को देख अंकित के मुंह से एक जोरों की चीख निकल जाती है। अंकित के इतना पूछने पर आदमी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इस सब से डरा हुआ अंकित बेड से उठकर भागने की कोशिश तो करता है, मगर डर के मारे उसके हाथ और पैर सुन्न पड़ चुके थे। आदमी अंकित के चेहरे के पास आ उसके कानों में बोलता है कि मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। जहां ये सब सुन अंकित की सांसें अटक चुकी थी, वहीं वो आदमी हंसते हुए अंकित की आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंकित को झकझोर कर रख दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे भला क्या किया जाए। ऐसे में ही बेड पर रखा उसका फोन अचानक बजने लगता है। कॉल रामू की थी। वह बेहद घबराया हुआ था। जो कुछ इस पल अंकित के साथ घट रहा था, उस सब का सामना रामू को भी करना पड़ रहा था। दोनों की ही हालत एक जैसी थी। रामू घबराए हुए स्वर में अंकित को बताता है कि वह मरा हुआ आदमी उन्हें जिंदा तो छोड़ देगा, मगर बदले में उन्हें किसी और व्यक्ति का कत्ल कर उसकी रूह इस आदमी के हवाले करनी पड़ेगी। इतना सुन अंकित के ऊपर क्रोध का भूत सवार हो जाता है। वो किसी व्यक्ति का कत्ल नहीं करना चाहता था। वो अपनी गलतियों की सजा किसी और व्यक्ति के माथे नहीं थोपना चाहता था। वह बिना रामू की पूरी बात सुने फोन को काट देता है। अंकित का पूरा दिन बस इसी सोच में निकल जाता है कि भला इन सभी चीजों से निजात कैसे पाई जाए। चिंता में कब दिन से रात आ जाती है, अंकित को पता ही नहीं चलता। आज फिर हॉस्पिटल के शवगृह में अंकित की ड्यूटी लगी थी। साथ ही में रामू भी रात को वहां पहुंचने वाला था। रात होने पर जब अंकित हॉस्पिटल के शवगृह में अपनी नाइट शिफ्ट के लिए पहुंचता है, तो उसे वहां रामू पहले से ही दिखाई देता है। इस वक्त रामू के चेहरे से डर के भाव जा चुके थे। वह पूरी तरह नॉर्मल दिखाई दे रहा था। अंकित को अब डर लगने लगता है, कहीं रामू ने पहले ही किसी का खून तो नहीं कर दिया। अंकित के मन में इस वक्त कई सवाल थे, मगर उन सवालों का जवाब रामू से मांगना वह अभी सही नहीं समझता था। अंकित बिना कुछ कहे रामू के साथ अपना काम शुरू कर देता है। कुछ घंटे बिना बातचीत किए गुजारने के बाद रामू अंकित से कहता है कि वह जिंदा रहना चाहता है। वह अंकित की तरह भी मरना नहीं चाहता, और वो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। रामू के इतना कहते ही अंकित को सारी बात समझ आ जाती है। रामू अब अंकित की जान लेना चाहता था। वह अंकित को मार खुद जिंदा रहना चाहता था। रामू अपनी जेब में हाथ डाल एक चाकू बाहर निकालता है और अंकित की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों ही अपनी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस पूरी झड़प के बीच रामू अंकित के द्वारा घायल हो जाता है। उसके पेट में चाकू लग चुका था। रामू अपने शरीर पर नियंत्रण खो वहीं फर्श पर नीचे गिर जाता है। वह दर्द के मारे चिंघाड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, मदद की गुहार लगाता है, मगर अंकित उसकी मदद नहीं करता। यूं ही तड़प तड़प कर रामू की मौत हो जाती है। मगर वारदात से दूर भागने की जगह अंकित तो अपने आप को पुलिस के हवाले करने का सोच लेता है। अंकित खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल लगाता है। कॉल उठने के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है।
मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ये आवाज़ किसी पुलिस वाले की नहीं, मगर एक बेहद जानी-पहचानी आवाज़ थी। ये आवाज़ उसी के साथी रामू की थी, जो कि अब तक दम तोड़ चुका था। डर के मारे अंकित के फ़ोन से हाथ छूटकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही फ़ोन का स्पीकर खुद ब खुद चालू हो जाता है, जिसमें से एक आवाज़ आती है कि अगला नंबर तेरा।